ओए सूरदास, इतना बड़ा बरगद का पेड़ नहीं दिखाई पड़ा क्या तुझे? डिबेट में तो बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा था, अब यहाँ क्या पेड़ से गले मिलने का इरादा है? अंदर से कोई जवाब नहीं आता। ईशान स्टीयरिंग पर गिरा हुआ है। अबे ओए अंधे, सुन रहा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? इतना भी क्या ईगो है कि एक्सीडेंट के बाद भी भाव खा रहा है? ओए ईशान। जब ईशान की कोई हलचल नहीं होती तो काव्या का चेहरा सफ़ेद बढ़ जाता है। वो पागलों की तरह दरवाज़ा खींचने लगती है। ईशान, मजाक मत कर, दरवाजा खोल। ए भगवान, ये खुल क्यों नहीं रहा? वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पैर अड़ाकर दरवाज़ा जोर से खींचती है। चर्र की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता है। ईशान बाहर की ओर लुढ़कता है। काव्या उसे थाम लेती है। उसके माथे से खून बह रहा है। मम्मी प्लीज़ आज अपनी पार्टी में मत जाओ ना, रुक जाओ ना आज। काव्या के हाथ ठिठक जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा गायब हो जाता है और आंसू भर आते हैं। ईशान, तुम क्या बोल रहे हो? पापा प्लीज़ आज मीटिंग्स में मत जाओ, कल चले जाना। क्या बिगड़ जाएगा? एक दिन, बस एक दिन घर रुक जाओ, बहुत अंधेरा है यहाँ। काव्या का दिल जैसे बैठ जाता है। वो धीरे से ईशान का सिर अपनी गोद में रखती है और उसके माथे से खून पोंछती है। कोई कहीं नहीं जा रहा ईशान, मैं हूं ना। तो बस आंखें खोल, देख तेरी चश्मिश यही है। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चुप हो जा, रो मत। कोई है? प्लीज मदद करो, कोई गाड़ी रोको, इसे अस्पताल ले जाना है, प्लीज। ईशान के माथे पर पट्टी बंधी है। वो बेड पर बेजान पड़ा है। कमरे में सन्नाटा है। सिर्फ मशीनों की बीप सुनाई दे रही है। काव्या उसके पास खड़ी है। ईशान की आंखें धीरे से खुलती हैं। काव्या, मैं यहाँ अस्पताल में। शुक्र है होश आया। पिछले 10 घंटों से बेहोश थे तुम। तुम्हारे घर पर कॉल की थी, वहां से भी अभी तक कोई नहीं आया। मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। मेरे पापा वो आए? फोन किया उन्हें? किया था, पर फोन उनके असिस्टेंट ने उठाया। बोले साहब को डिस्टर्ब मत कीजिए, बड़ी डील साइन हो रही है। अस्पताल का जो भी खर्चा हो हॉस्पिटल वालों से कहिए सर के अकाउंट में डाल दें। देखा, यही औकात है मेरी। लोग कहते हैं मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ, पर सच तो यह है कि उस चम्मच में जहर भी मुझे अकेले ही पीना पड़ता है। डील, हमेशा डील ही बड़ी होती है। तुम एक्सीडेंट के वक्त कुछ बोल रहे थे ईशान, बहुत रो रहे थे, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। मुझे चेक नहीं, पापा चाहिए। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे लाइफ में? प्लीज, अगर बताने जैसा है तो बता सकते हो मुझे। बचपन से यही देखा है काव्या। मेरे घर की दीवारें सिर्फ नोटों से बनी है, उनमें इंसानों की गर्मी नहीं है। जिस कार पर तुम्हें घमंड दिखता है वो दरअसल मेरी तन्हाई से भागने का मेरा जरिया है। लोग मुझसे नहीं, मेरे डैडी के सिग्नेचर से दोस्ती करते हैं। तो फिर ये नकली एटीट्यूड क्यों सबको नीचा दिखाते हो? क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मैं ये अमीर बाप का बिगड़ा बेटा वाला मुखौटा उतार दूं तो दुनिया को एक ऐसा लड़का दिखेगा जो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। मैंने सोचा नफरत पाना आसान है क्योंकि मोहब्बत मांगने की मेरी औकात नहीं है। पागल हो तुम। वफादारी और इज्जत कमाई जाती है ईशान, खरीदी नहीं जाती। और याद रखना, उस सड़क पर जब तुम्हारी वो लाखों की कार कचरा बन गई थी, तब तुम्हें बचाने वाला कोई अमीर दोस्त नहीं आया था। तुम्हें बचाने वाले वो हाथ थे जो रोज मेहनत करके रोटियां कमाते हैं। आज पहली बार हार गया मैं काव्या, डिबेट में नहीं, अपनी जिंदगी की इस बहस में। हारना बुरा नहीं है ईशान, अगर उस हार से कोई इंसान जीत जाए। आज तुम्हारी आंखों में वो समीर का बेटा नहीं, बल्कि सिर्फ ईशान दिख रहा है। और यकीन मानो, ये इंसान उस स्पोर्ट्स कार वाले लड़के से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोस्ती का फॉर्म तो मैंने उसी वक्त भर दिया था जब तुम्हें ऑटो से अस्पताल पहुंचाया। और सुनो, अब दोबारा चश्मिश बोला तो उसी स्कूटी के पीछे बांधकर पूरे कॉलेज में घुमाऊंगी। दोनों की आंखों में नमी है
पर होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान। कुछ दिनों बाद ईशान अपनी स्पोर्ट्स कार के बजाय एक साधारण मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता है। उसने एक सादी टी शर्ट पहनी है और चेहरे पर एक अलग ही शांति है। गेट पर काव्या अपनी स्कूटी पार्क कर रही है। गुड मॉर्निंग सुश्री टॉपर, साइड हटिए वरना मेरी इको फ्रेंडली सवारी आपकी वीआईपी स्कूटी से टकरा जाएगी। ओह हेलो मिस्टर एटीट्यूड, सूरज आज पश्चिम से निकला है क्या? और ये कार कहाँ गई? म्यूजियम में दान कर दी? नहीं, उसे गैराज में आराम करने के लिए छोड़ दिया। सोचा आज हवा को थोड़ा कम जहर दूं। कहीं ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं हो रहा? क्योंकि अगर ऐसा है तो बता दूं, थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है। इम्प्रेस तो तुम उसी दिन हो गई थी चश्मेश, जब तुमने मुझे अपनी गोद में सिर रखकर चुप हो जा बोला था। मैंने सब सुना था, बेहोश होने का बस नाटक कर रहा था। झूठे, तुम सच में रो रहे थे छोटे बच्चे की तरह। और अब ज्यादा स्मार्ट मत बनो। चलो, क्लास के लिए देर हो रही है। दोनों हंसते हुए क्लासरूम की तरफ चल पड़ते हैं। इतिहास के पन्नों में 6 और 9 अगस्त 1945 की तारीखें केवल युद्ध के अंत की नहीं, बल्कि मानवता के नैतिक पतन की गवाह हैं। सवाल ये नहीं है कि परमाणु बम गिराया गया। सवाल ये है कि क्या जापान का आत्मसमर्पण किसी और तरीके से मुमकिन नहीं था? ईशान, तुम क्या सोचते हो? क्या लिटिल बॉय और फैट मैन का इस्तेमाल वाकई जरूरी था? सर, अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो जनरल ड्वाइट आइजनहावर और एडमिरल विलियम लेही ने खुद स्वीकार किया था कि जापान पहले ही हार मान चुका था। परमाणु हमले का मकसद सिर्फ जापान को घुटनों पर लाना नहीं था, बल्कि पोट्सडाम घोषणा यानी पोट्सडाम डिक्लेरेशन के बाद सोवियत संघ को ये दिखाना था कि अब दुनिया का नया सुपर पावर कौन है। ये भविष्य के शीत युद्ध की पहली गोली थी जो निर्दोष जापानी नागरिकों की सीने पर चलाई गई थी। बेहतरीन विश्लेषण। तुमने भू राजनीतिक पहलू को पकड़ लिया है। बिल्कुल सर, और मजाक की बात तो देखिए, जिस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ने शांति का वादा किया था, उसी ने दुनिया को परमाणु हथियारों की होड़ में झोंक दिया। आज भी हम उसी बारूद के ढेर पर बैठे हैं, बस इंतजार है कि कोई माचिस जला दे। क्लास में हल्की फुसफुसाहट होती है। प्रोफेसर खन्ना अपना चश्मा ठीक करते हुए काव्या की ओर देखते हैं। काव्या, ईशान ने परमाणु युग की शुरुआत की बात की है, लेकिन आज के हालात देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? आगे का मंजर तुम बताओ। काव्या के चेहरे पर एक कठोर गंभीरता है। वो धीरे से अपनी फाइल बंद करती है और खड़ी होती है। उसकी नज़रें ईशान की मुस्कुराहट को चुनौती दे रही हैं। सर, ईशान इसे एक होड़ या मजाक समझ रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महाशक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपनी जागीर समझा है, सभ्यताएं राख हुई हैं। आज लीग ऑफ नेशंस की तरह यूएन भी मर चुका है। सर, आपने जुगलबंदी की बात की, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया ने 2 महाविनाशों से कुछ नहीं सीखा। आज हम फिर वहीं खड़े हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहराने के लिए बेताब है। पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। ईशान भी हैरानी से काव्या को देखने लगता है। पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस ने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी, और आज यूनाइटेड नेशंस का भी वही हाल है। वो अब महज एक मूक दर्शक है, महाशक्तियों के हाथों की कठपुतली। गाजा में क्या हुआ? अपनों को खोते यूएन के अधिकारियों को पूरी दुनिया तमाशे की तरह देखती रही। वीटो पावर के खेल ने न्याय का गला घोंट दिया है। आज न WTO की कोई सुनता है, न ही वर्ल्ड कोर्ट की। ऐसा लगता है जैसे कानून और पाबंदियां सिर्फ गरीब और कमजोर देशों की बेड़ियां हैं। ताकतवरों के लिए तो ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। काव्या की आवाज में अब एक भावुक भारीपन है। वो जरा सा सांस लेने के लिए रुकी और फिर धारा प्रवाह बोलने लगी, जैसे कोई राजनीति का एक्सपर्ट बोल रहा हो। और पूरी क्लास सांस रोके और बिना पलके झपकाए काव्या की ओर देख रही थी। ईशान ने अभी मजाक में कहा कि 5% लोग बचेंगे अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन सर, ये मजाक नहीं है, एक खौफनाक हकीकत है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो आखिरी युद्ध होगा जो बारूद से लड़ा जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने सही कहा था। मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। हम वापस कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज में पहुंच जाएंगे। इंसान फिर से गुफाओं में होगा और हमारी सारी तकनीक, सारा ज्ञान इस धूल भरे आसमान के नीचे दफन हो जाएगा।
अब आगे क्या होगा? क्या काव्या और ईशान का प्यार परवान चढ़ेगा? देखिए नेक्स्ट वीक। और इस एटॉमिक वॉर का यूं ही जिक्र नहीं हुआ इस कहानी में। आगे देखिएगा तीसरा विश्व युद्ध और उस बीच काव्या और ईशान का पनपता प्यार। तो देखना मत भूलिएगा। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।